दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आपका होस्ट आज की मीटिंग का। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा तरुण जी को कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों की रिक्वेस्ट को कबूल किया, है ना, और अपना समय लोगों को दिया। कि आई थिंक कि आप लोग और हम लोग सब जूम मीटिंग पर अभी सिर्फ एक दिन पहले ही थे। और उस दिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तरुण जी से कि तरुण जी आप अपना समय हमें दीजिए, क्योंकि सारी टीम को जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं धौलारा की लोकेशन, धौलारा के बारे में जो आपका विजडम है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम सब लोग इस्तेमाल कर पाए। तो थैंक यू तरुण जी, थैंक यू सो मच आपके इस इनिशिएट के लिए। और टीम में आप सब लोगों को सिर्फ एक विश्वास दिला सकता हूं आज के इस सेशन को शुरू कर पहले कि तरुण जी के पास जिस तरीके का इंफॉर्मेशन और कन्विक्शन है धौलारा की लोकेशन को लेके, और जिस तरीके के प्रोजेक्ट वो वहां पर एडवाइजरी के साथ मिलके तैयार कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि अगर उस चीज को हम डुप्लीकेट कर पाए तो अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल हम में से हर इंसान अपने अपने ड्रीम के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने अपने टारगेट के हिसाब से अपनी चीजों को पूरा कर सकता है। क्योंकि मुझे एक चीज का पता है कि इस दुनिया में रियल एस्टेट से बड़ा कुछ नहीं है। और आज के तारीख में दुनिया में धौलारा से ज्यादा पोटेंशियल रियल एस्टेट के अंदर कोई और संपत्ति नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या टारगेट रख रहे हैं अपने खुद के एसेट्स क्रिएट करने के लिए। और एज ए एसोसिएट आप कितना बड़ा टारगेट रख रहे हैं, कितने लोगों को हेल्प करेंगे उनकी लाइफ में एसेट्स क्रिएट कराने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के सेशन के बाद में आप लोगों को एक चीज का जरूर एहसास हो जाएगा कि धौलेरा कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है हम सब लोगों के लिए। सो दोस्तों, मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। और मैं हमारे मेंटर, हमारे सीएमडी विक्रम सर की तरफ से आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि जस्ट मीटिंग से पहले मैं उनके पास से उठ के आया हूं। तो आज की मीटिंग के लिए एक पर्सनल मैसेज विक्रम जी का आप लोगों के लिए ये है कि तरुण जी आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बाद आपका विजन बहुत बड़ा होने वाला है धौलारा को लेके। और जब विजन बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपका सेल पैटर्न चेंज हो जाएगा आज की मीटिंग के बाद। तो विक्रम जी ने आज ये वादा आप लोगों से किया है कि आप अगर एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी टारगेट लेती है, तो अगर आप अगले 3 महीने के अंदर 1,000 प्लॉट भी सेल करेंगे तो विक्रम जी आपके लिए इन्वेंट्री की कमी नहीं होने देंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि सर इन्वेंट्री नहीं होती इसलिए हम कम सेल करते हैं, इन्वेंट्री की कमी हो तो हम ये करेंगे। तो विक्रम जी का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप अगर अंदर सेल करेंगे तो भी आपको इन्वेंट्री की कमी नहीं होगी। तो तैयार हो जाइए अपने बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा गैप है अभी उसको फिल करने के लिए। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों की मदद से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहता हूं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर मिस्टर तरुण कुमार। सो तरुण जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मीटिंग को बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हाँ, अभी लगभग इस पूरे जिम मीटिंग में लगभग 185 जैसे स्पीड बढ़ रहा है। हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा जैसे जैसे हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, लोगों की जो संख्या आने का है वो कंप्लीट हो जाएगा, जितने लोग आना चाह रहे थे। एक आध दो सवाल सर, अब यहाँ तो कोई बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का समाधान करने के लिए कि कैसे सवाल होते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल के जवाब आपको देनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको बतानी चाहिए अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने जो भी आपके एसोसिएट होते हैं उनके किन 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 बातों पे उनको ट्रेन करना चाहिए। तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखिए हम लोग प्रॉपर्टी के ट्रेडिंग में हैं और यहाँ पे क्या होता है कि
सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट में जो भी लोग ट्रेड करते हैं वो एक चीज देखते हैं, वो लीगल देखते हैं, लोकेशन देखते हैं और एप्रिसिएशन होता है। ये तीन जो लैंग्वेज है, लीगल का, लोकेशन का और एप्रिसिएशन का, ये हमें और आपको याद करना चाहिए, समझना चाहिए। और ये इतना परफेक्ट और शानदार विषय है कि हम अपने कस्टमर को लीगल समझा पाए, लोकेशन समझा पाए, तो दुनिया की कोई ताकत उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन रोक नहीं सकता, रोक नहीं पाएगा। तो आपको भी अपने इन्वेस्टर को, अपने कस्टमर को ये तीन विषय के ऊपर या तीन विषय के ट्रेनिंग जानकारी या आप जान आपको लेनी चाहिए और लेनी है। अभी हम कुछ जानकारी आपको धोलेरा से संबंधित आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि बहुत सारे नई चीजें जो अपडेट हुई है प्लान के अंदर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपके बहुत सारे क्लाइंट या ऐसे होते हैं जो कस्टमर होते हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं कि धोलेरा में हमें इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है, या जिस लोकेशन पे आप एसआईआर के बाहर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या दे रहे हैं उस लोकेशन पे मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं कस्टमर की तरफ से, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। ओके सर, ये विजुअल है? कोई एक आदमी हेल्प करे मेरा, बताए जी मुझे। जी। आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। यस। ओके। ओके सर। सर ये बेसिक जानकारी मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ, 2 3 4 मिनट इस पे बात करूंगा। पूरे धोलेरा के लिए लेकर के मैं 5 मिनट बात करूंगा, और लोथल और बाकी अपने लोकेशन और नए जो लोकेशन है उन सब चीजों के लिए मैं 15 मिनट के अंदर अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। और आपको भी इतने शॉर्ट प्रेजेंटेशन रखना चाहिए। सबसे पहला चीज तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये दो अथॉरिटी का एरिया है, जैसे गांधीनगर और अहमदाबाद का अथॉरिटी एरिया है। और ये कलर जो मैं कलर की जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये जो कलर की जानकारी, जैसे येलो कलर है रेजिडेंशियल जोन है, ये डार्क येलो है, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर है। ये जो आप देख रहे हैं जैसे वायलट कलर है, वो इंडस्ट्रियल जोन है। तो अथॉरिटी क्या है कि अपने अंदर आने वाले सभी एरियाज को वो कलरफुल का करने का मीनिंग होता है कि वो जोनिंग किया हुआ है। तो एज ए रियल एस्टेट में हम एज ए एसोसिएट काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जोनिंग का जो प्लान है अथॉरिटी का, उसे हमें समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जो प्लानिंग हमें कोई भी बिल्डर या कोई भी स्कीम रखे जाते हैं, कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको रेजिडेंशियल में अगर वो जाते हैं तो रेजिडेंशियल प्लान रख सकते हैं। उनको जो अप्रूवल मिलता है उसी हिसाब से मिलता है, उसका ओपी और एफपी मिलता है। तो बेसिकली इसको दिखाने के मेरा पर्पस और मोटिव ये है कि आपको मैं समझा सकूं कि अथॉरिटी के लैंड का लैंड यूज जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और उसका इस्तेमाल बिल्डर करे या कस्टमर करे, अपने हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं उसको। आपके अथॉरिटी के हिसाब से उसका यूज हमें करना चाहिए और करना पड़ता है। तो पूरा अथॉरिटी के अपने पास पूरी जानकारी है कि गवर्नमेंट की तरफ से धोलेरा एसआईआर के लिए आया है, तो वो जानकारी भी मैं आपको शेयर करूंगा या उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। मैं बता यही रहा था कि ये जैसे अहमदाबाद अथॉरिटी है, इसी जिले के अंदर एक दूसरा अथॉरिटी का प्लान किया गया है जिसका नाम धोलेरा एसआईआर है। और ये अहमदाबाद जिले के अंदर ये पूरा धोलेरा एसआईआर का सारे के सारे गांव आते हैं। इसमें धोलेरा एसआईआर को बनाने में गवर्नमेंट की तरफ से 22 लैंड यूज किए गए हैं। और 22 लैंड के अंदर ये पूरा प्लान है, जो 920 किलोमीटर हम बोलते हैं, वो 920 किलोमीटर का पूरा प्लान 2200 किलोमीटर 22 गांव का लैंड यूज किया गया है। अब सबसे पहला चीज है कि धोलेरा एसआईआर हम क्यों बोलते हैं। इसमें से 22 गांव का हम कोई भी नाम बोल सकते थे, पर धोलेरा का नाम इसलिए बोला जाता है कि धोलेरा एक पुराना टाइम में एक बंदरगाह हुआ करता था। इसी नाम को कंटिन्यू गवर्नमेंट ने 22 में से जो एक गांव है उसी नाम से इसको कंटिन्यू किया है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का मतलब होता है कि सिर्फ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के बनाने की वजह से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन कभी नहीं बनता। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन द सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से वो परमिशन मिलता है। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर आएंगे उसके स्पेशल बेनिफिट्स जो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की होती है या पॉलिसी होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के, इसी जोन के अंदर आने वाले इन्वेस्टर को या फैक्ट्री लगाने वाले लोगों को वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं।
तो सबसे पहला चीज तो ये है कि धोलेरा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि ये धोलेरा बनेगा नहीं बनेगा, अगर सरकार चेंज हो गई या सरकार बदल गई तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे इस प्रोजेक्ट और हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला चीज सर ये मैं बोलूंगा कि धोलेरा एसआईआर का जब ये बन रहा था तो केंद्र में सरकार यूपीए की थी, तब इसका दर्जा मिला है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने का। और यहाँ पे मतलब राज्य में उस समय नरेंद्र मोदी का सरकार था और उन्होंने इस पूरे एरिया को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डिक्लेयर किया। और यहाँ पे आने वाले सभी तरह की पॉलिसी जो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू है। सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है जो 2022-27 से लाइव पॉलिसी है, आईटी के लिए लाइव पॉलिसी है, टेक्सटाइल की लाइव पॉलिसी है, कई सारे अन्य पॉलिसी अभी लाइव है। जो इस एरिया में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, फैक्ट्री और इंडस्ट्री डालेगा, तो उसके हिसाब से उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये प्लान कभी फेल नहीं होने वाला है, किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है। ये पूरा एरिया स्पेशल इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत शानदार तरीके का बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर के लिए 75% लैंड का सब्सिडी मिल रहा है, ₹2 पर यूनिट 10 साल तक बिजली मिल रहा है, और भी बहुत सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 40% का गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिल रहे हैं। और मतलब बहुत सारे, अगर आप पॉलिसी में देखेंगे सेमीकॉन पॉलिसी का, ये गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिजाइन किया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के दे रहे हैं। तो ये फायदे हैं और ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का फायदा यही है। और यही कारण है कि आज नहीं कल या कभी भी जो बड़े इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसआईआर को ही वो चुनेंगे। एसआईआर से मतलब अगर अगर बाहर जाते हैं तो बहुत सारे टैरिफ उनको वो नहीं मिलता है, पहला चीज। अब हम बता रहे हैं कि ये कलरफुल जोन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपको इंडस्ट्रियल जोन है, रेजिडेंशियल जोन है, सिटी सेंटर है, ये कंप्लीटली एक शहर बनाने की पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की गई है। और ये इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं हेल्क्रो, जिसने बनाई है यूके की कंपनी है। और एकम जो कंपनी यहाँ सब कुछ कंटिन्यू कर रही है बनाने का, डेवलपमेंट करने का काम, उसका नाम एकम है, यूएस की कंपनी है, और हेल्क्रो यूके की कंपनी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए स्पेशल ये एयरपोर्ट पोर्ट जो है बन रहे हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 3500 एकड़ लैंड दिया है अथॉरिटी को। और यहाँ पे जो बरोहा इंफ्रा कंपनी जो है इसकी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और अभी तक का काम लगभग इनका 50-60% काम कंप्लीट है, जो एयरपोर्ट बनने वाले बन रहे हैं। तो बरोहा के तरफ से जो यहाँ पे प्लानिंग है काम करने का, वो फिजिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ से वहां बैठे आपको ये दिख जाएगा कि ये इनका जो ये ड्रेनेज सिस्टम फाइनल है, मिट्टी लेयर का कंप्लीट हो चुका है, जितने सारे मिट्टी इनको भरने थे वो मिट्टी फिलिंग का वो सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। रनवे का काम इनका चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से इनका चल रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं, आप देखने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस ये जो एयरपोर्ट का काम है, गवर्नमेंट की तरफ से 2025 का टेंडर का टाइम है कि 2025 में फेज 1 का डिलीवरी होना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर ये डिले होगा तो 1 साल एक्सटेंशन में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने थोड़ा डिले अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। मतलब 2020 में जब इनका टेंडर हुआ था, तब अपने यहाँ इंडिया में कोविड का बहुत वो था। तो 20 और 21 लास्ट में इन्होंने अपना यहाँ को वर्क स्टार्ट किया था, दिसंबर नवंबर के आसपास में। इस वजह से इन्हें एक्सटेंशन 1 साल मिल सकता है। तो 2026 में आप देखेंगे यहाँ का एयरपोर्ट पोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बहुत तेजी से एयरपोर्ट के ऊपर वर्क और काम चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है कि धोलेरा और अहमदाबाद कनेक्ट करने के लिए ये आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिस चीज को बनाने के लिए सद्भावना कंपनी जो है 2020 में इनको भी टेंडर मिला था, और 2021 के आसपास 21 या 22 से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी मार्च में इस एक्सप्रेसवे का एक तरह से ओपनिंग होगा, ऐसा सुनने में सब जगह आ रहा है कि इसी मार्च में सद्भावना जो है गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगा। तो एक तरह से इस एक्सप्रेसवे पे भी आना जाना लोगों का स्टार्ट हो जाएगा इस 2025 मार्च तक, ऐसा लग रहा है।
डिले भी होगा तो 4-6 महीना बारिश से पहले पहले ये कंप्लीट कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तीसरा सबसे बड़ा सब प्लान और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज। ये एक मिनट, हाँ ये रहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ आपने, ओके, सर यहाँ 7 गांव को मिला करके गवर्नमेंट की तरफ से एक अथॉरिटी प्लान की गई है जिसका नाम रखा गया है लोथल अथॉरिटी। और ये लोथल अथॉरिटी, लोथल आप इतिहास में पढ़े होंगे कि लोथल क्या है। तो लोथल हड़प्पा संस्कृति को लोथल बोलते हैं हम। लोथल जो एरिया है वो पूरा हड़प्पा संस्कृति का एरिया है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, जिसका पुराना इतिहास जो है वो 5,000 साल पुराना है। और 5,000 साल पहले इस पूरे सभ्यता जीवित थी, या उस समय ये एक तरह से लाइव थी। इसका इतिहास ऐसा रहा है कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन इतिहास हड़प्पा संस्कृति का है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये वो लोकेशन था लोथल, जो व्यवसाय का एक केंद्र था, जहां से एक जगह से दूसरे जगह लोग सफर करते थे, बिजनेस करते थे, आना जाना उनका रहता था। तो व्यवसाय का एक केंद्र था लोथल हड़प्पा सिंधु घाटी के टाइम पे। उनके बहुत सारे यहाँ अवशेष मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लोथल में एक म्यूजियम, छोटा सा म्यूजियम पहले था, और उनके जो भी अवशेष थे वो यहाँ आपको दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि ये सारी चीजें वहां पे थी। लेकिन अभी के गवर्नमेंट ने जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज बनाने का प्लान किया है, वो दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारा इतिहास कितना स्ट्रांग, इतिहास में हम कितने स्ट्रांग थे। अपने प्रेजेंट की कोशिश की जाएंगी उसमें दिखाने के लिए, और अपने फ्यूचर भी आपको दिखाने की कोशिश की जाएंगी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज से। क्योंकि इतिहास में सबसे कम जानकारी हमारे इस प्राचीन सभ्यता के बारे में है। तो इस मैरीटाइम हेरिटेज को पूरी दुनिया को दिखाने का कोशिश जो है गवर्नमेंट यहाँ कर रही है। तो अब हम आपसे शेयर करेंगे एक फोटो, जिस फोटो में शायद मेरा स्क्रीन शेयर में दोबारा से एक बार, सर ये दिख रहा है? तरुण जी, वही स्क्रीन है। अच्छा, स्क्रीन वही है। स्क्रीन वही है। ओके ओके, तो मुझे दोबारा से इसको लग रहा है जाना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ओ, दोबारा से शेयर स्क्रीन। ओ, हाँ सर, यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको। जी जी। एक मिनट। सर ये शेयर हुआ तस्वीर? हाँ जी जी। हाँ, ये लोथल जो बन रहा है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज बन रहा है, इसको टाटा ग्रुप जो है इसे बना रही है। और टाटा को कंपनी ने, गवर्नमेंट ने दिया है इस पूरे प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट करने के लिए। कैसे बन रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बात करूंगा आज, 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के इसके ऊपर। सबसे पहला चीज तो लोथल का ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर आपको घूमते हुए दिख रहा होगा, वो ये है लोथल यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यहाँ प्लान किया है कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। और ये एक फिजिकल म्यूजियम जिसको बोलते हैं, जिसको छू करके देख करके आप विजिट करके उसको, उस म्यूजियम से अपने इतिहास को, वर्तमान को आप समझ पाएंगे। वैसा एक म्यूजियम बनाने की पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की गई है। ये सर्कल वाला जो आपको दिख रहा है वो देखने में ऐसा है, लेकिन है बहुत बड़ा। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, जहां हमारा ये जो गैलरी है, जिसमें एआई गैलरी, रोबोटिक गैलरी और भी सबसे आधुनिक और लेटेस्ट गैलरी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ प्लान किए गए हैं, जिसके तरफ से गवर्नमेंट ये दिखा पाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं या कुछ भी, वो देख करके वो समझ पाएंगे हर तरह से। हम रोबोट के माध्यम से भी इन चीजों को प्रेजेंट करेंगे, हम एआई के माध्यम से भी उन चीजों को दिखाएंगे, अपने डिस्प्ले के माध्यम से भी। अलग अलग तरह के कई प्रकार के गैलरी यहाँ बनाए जा रहे हैं, वो अपने हिस्ट्री, अपने वर्तमान और अपने फ्यूचर को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सभी तरह की गैलरी का निर्माण की जा रही है। दूसरा, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो सेंटर में एरिया है,
ये रिक्रिएट किया जाएगा दोबारा से कि लोथल कैस उस टाइम पे लोगों का घर मकान कैसा होता था, लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे खाना पकाते थे, कैसे उनके ड्रेनेज सिस्टम था। वो सारी चीजें यहाँ रिक्रिएट की जाएंगी, लोगों का घर मकान वो सारी चीजें दिखाने के लिए। तो इसके सेंटर में ही वो उनके मतलब घर मकान बस्ती वो क्रिएट किए जाएंगे। इसके बाद एक लाइट शो बनाने का प्लानिंग है गवर्नमेंट का। ये एक लाइट शो था जो 77 मीटर हाइट इसका था, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना प्लान चेंज किया है और इसको 105 मीटर हाइट इसका अभी कंप्लीट करेंगे। अभी प्लानिंग ऐसा हुआ है कि इसके अंदर लिफ्ट भी लगेगा और लिफ्ट से हम अपने जितने भी टूरिस्ट आएंगे या आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, जैसा बुर्ज खलीफा में हम ऊपर जाते हैं। तो आप 105 मीटर हाइट के ऊपर आप जाकर के वहां से सारे दृश्य और नजारा आप देख पाएंगे। और दूसरा इसका काम लाइट शो का है, जो इतने हाइट की वजह से अहमदाबाद से भी ये विजुअल होगा या रहेगा। अभी जो लोग भी विजिट यहाँ किए हुए हैं या जाके फिजिकल देख पाए हैं, तो ये जो सर्कल है यहाँ पे इसके नीचे एक सर्कल है, ये सर्कल का भी निर्माण हुआ है। ये एरिया का डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे एक जो पानी जहाज जो स्टीम आपको दिखाई देता है वो ये रखा हुआ है। और यहाँ पे इनका गवर्नमेंट की तरफ से प्लान के ये जितनी सारी गैलरी आपको दिखाई दे रही है, इस गैलरी में गवर्नमेंट जितने भी कोस्टल स्टेट हैं उनको ये लोकेशन को देंगे। जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, पश्चिम बंगाल, जितने भी कोस्टल स्टेट है सबको वो गैलरी दी जाएंगी और वहां के कोस्टल हिस्ट्री को दिखाने का, प्रेजेंट करने का, पूरा दुनिया को बताने का वो पूरा एक तरह से वो गैलरी क्रिएट किए जाएंगे। इस बीच के ये बीच में गवर्नमेंट के प्लानिंग के हिसाब से यहाँ 500 कॉटेज बनाए जाएंगे, जो लोथल में या फिर उस हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे जैसे लोगों का घर होता था, मकान होता था, बाजार होता था, रहन सहन होता था, उस हिसाब से उसका रिक्रिएशन होगा। और उसमें 500 कॉटेज उस हिसाब से बन के तैयार होगा और 500 कॉटेज में आप और हम एज ए उसको रेंट पे लेके एक दिन 2 दिन या जितना दिन आप रहना चाहते हैं उसमें रह सकते हैं। ये पूरा प्लान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, जिसमें लाइट आप लाइट तो रहेगा पर आपको दिखाई नहीं देगा, बिजली बल्ब ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि कहाँ से यहाँ लाइट आ रहा है। या फिर फिजिकल बहुत सारी चीजें जो आज का आधुनिक चीज है उसमें कम से कम इस्तेमाल किए जाएंगे, कम से कम उसमें कोशिश किया जाएगा कि ऐसी चीजें कम से कम यूज हो। उस हिसाब से ये 500 ऐसे कॉटेज बनेंगे और उस जमाने को उस टाइम को आप फील कर पाए, ऐसा कॉटेज होगा। इसके बाद से 4 प्रकार की ये अलग अलग लोकेशन क्रिएट किए जाएंगे। रिक्रिएट करने की जो प्लानिंग है गवर्नमेंट का या 4 प्रकार से है। एक ये जो है अपने वायुसेना, जल सेना और थल सेना को दी गई है इस लोकेशन पे। और वायुसेना, जल सेना और थल सेना का जितने भी रिटायर्ड पानी के जहाज हैं, सबमरीन है या जो भी हैं, यहाँ वो लोग एक तरह से उनका पूरा गैलरी रहेगा। वो अपने अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने टूरिस्ट को वो एक तरह से फिजिकल ले आकर के उसका अनुभव या जानकारी वो सब दिखाएंगे कि समुद्र के अंदर जो है हमारी सेना हमको कैसे रक्षा करती है, सुरक्षा देती है, वो पूरा चीज वो समझाएंगे, बताएंगे। तो उनके तरफ से यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से ये लोकेशन रिक्रिएट किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सेना का यहाँ होने का मतलब कि हम अपना फ्यूचर, अपना अपना ताकत, अपनी सब कुछ यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया है इस यहाँ पे ऐसा प्लान गवर्नमेंट का था कि हम यहाँ एक भारत का जो भी धरोहर है उस धरोहर को रिक्रिएट करेंगे। चाहे वो हमारा इंडिया गेट है, ताजमहल है या फिर बौद्ध स्तूप है या बहुत जो भी चीजें हैं उसको हम यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे। एज ए टूरिस्ट अगर आप जा रहे हैं तो अलग अलग जगह पे आप घूमने जाएंगे, इसके हिसाब से यहाँ पे ही आपका एक तरह से विजिट हो सकता था या आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी प्लान इसमें चेंज हुआ है। चेंज हुआ है कि इसमें 3 गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, इनके जो भी डॉक्यूमेंट या फिर साइट वेबसाइट वगैरह देखेंगे तो आपको मिलेगा, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से लैंड जो प्रोवाइड किए गए हैं वो गुजरात गवर्नमेंट ने किए हैं। यहाँ अभी जो फंड, जितने सारे फंड का अभी निवेश हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और एक यूएई को इसमें शामिल किया गया था और यूएई की कंपनी है। अब मतलब क्यों शामिल थी ये पता नहीं था, लेकिन अभी लास्ट टाइम फाइनल हुआ कि यूएई वाली कंपनी इसमें क्या करेंगे, यूएई इसमें इन्वॉल्व है तो क्या करेगा।
तो इनका सबसे पहला काम है कि यहाँ पे 7 वंडर्स कहे जाने वाले जितने चीजें हैं ना उसकी शाइनिंग कर रहे हैं। पहला ऐसा समझौता नहीं था भारत सरकार के साथ कि जैसे भुज पहला इन लोगों ने साइन किया है भुज खलीफा को, वो यूएई वाली कंपनी ने, वहां के जो ट्रस्ट भुज खलीफा को करते हैं उनके साथ उनकी शाइनिंग है। और ऐसा टाटा वालों का कहना था कि उनका इन्वेस्टमेंट और वही ट्रस्ट यहाँ सब कुछ करेगा। और यहाँ पे एज ए टूरिस्ट कोई व्यक्ति जाता है तो उससे रेवेन्यू शेयर होगा, मतलब एक तरह से शेयर, जो भी टूरिस्ट वहां जाएंगे उसको रेवेन्यू शेयर मॉडल प्लान किया गया है। उसके हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होगा, हमें सिर्फ लैंड और लोकेशन उनको देनी है। तो इस तरह से भुज खलीफा और एफएल टावर दो अभी अभी साइन यहाँ किए गए हैं, और वो दोनों के दोनों यूएई वाली कंपनी ने इसको साइन किया है। उनका ऐसा मानना है कि 7 वंडर को भी हम साइन करके इस लोकेशन पे पोजीशन देंगे और उनको यहां लेके आएंगे, ऐसा टाटा के तरफ से कहा गया है। इसके बाजू में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें राइड्स जो यूज किए जाते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत सारे राइड, बड़ों के बड़े भी उसमें जाते आते रहते हैं सब कुछ। वो राइड्स के लिए ऐसा लग रहा था कि दुबई वाली कंपनी यहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन उसी कंपनी ने के तरफ से अभी टाटा के तरफ से ऐसा बोला गया कि यहाँ पे इनको ये साइन किए हैं डिज्नी वर्ल्ड को। तो यहाँ डिज्नी वर्ल्ड के तरफ से ये पूरा लोकेशन और एरिया को दिया जाएगा डिज्नी वर्ल्ड को, और डिज्नी वर्ल्ड के तरफ से डिज्नी वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट होगा और डिज्नी वर्ल्ड के साथ रेवेन्यू शेयर का प्लान है। तो ये पूरा एरिया डिज्नी वर्ल्ड के लिए है। और यहाँ लोथल टाउन जो है बनाने की प्लानिंग है, जिसका लेआउट अभी कंप्लीट नहीं है। तो उनके तरफ से ऐसा बोला गया था कि जैसे ही लेआउट कंप्लीट होगा तो उसको हम ऑनलाइन जारी करेंगे, मतलब इनका अभी प्लान अभी फाइनल नहीं है। यहाँ लाइट शो के लिए ये वाटर आपको एरिया दिख रहा है, और इसकी सिटिंग कैपेसिटी, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट की गई है ताकि लाइट शो और ये वाटर शो आप देख पाए। एक 7 स्टार होटल की प्लान की गई है। तो पूरा लोथल का जो प्लान है वो इस हिसाब से प्लान है। अभी अभी पिछले 2 महीना पहले 4,500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिए हुए थे। 1.5 साल पहले इनके इनके लिए 100 करोड़ का फंड आया था, अभी आया है 4,500 करोड़। मतलब इस एरिया के लिए सबसे तेजी से काम चलने का मतलब ऐसा है कि अगले 3 साल में यहाँ जबरदस्त स्पीड रहेगा काम का, और ये अगले 3 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आपको विजुअल दिखाई दे जाएगा। तो ये है लेटेस्ट अपडेट इस पूरे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज को लेकर के। और इसके इस लोकेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काफी जबरदस्त खर्च जो है अभी आज के डेट में गवर्नमेंट कर रही है। उनका प्लानिंग भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या उनका प्लानिंग है अभी इस लोकेशन को लेकर के। अभी गवर्नमेंट ने प्लान ऐसा किया है कि यहाँ 7 गांव को मिलाकर के एक नए अथॉरिटी बनाने के लिए, जिसका नाम लोथल रखा गया है, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन को दी गई है। और कारपोरेशन यहाँ जोनिंग करेगा, टीपी डालेगा। तो जो भी जोनिंग और टीपी करने का प्लानिंग है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन को करना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस लोकेशन, ये जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये 250 मीटर चौड़ा प्लान की है, 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे है। फ्यूचर में अभी जो बन के तैयार है वो 6 लाइन बन के तैयार है। फ्यूचर में इसे एक्सटेंड किया जाएगा, वो 8 लाइन बने 10 लाइन तक जा सकता है। और उसका 30 मीटर का एरिया मोनोरेल के लिए दिया गया है। और इसमें मोनोरेल के लिए 6,000 करोड़ से केंद्र सरकार 2020 में ऑलरेडी दे चुकी है। लेकिन अभी तक कौन सी कंपनी इसको मोनोरेल के लिए काम करेगी वो फाइनल नहीं है। लेकिन ये मोनोरेल प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल जो है 2020 में ही इस प्रोजेक्ट के लिए धौलारा के लिए ये मिला हुआ है। तो लेकिन अभी रिसेंट जो प्लान किया गया है वो ये प्लानिंग है कि मोनोरेल के अलावा रेलवे से कनेक्ट करने की जो प्लानिंग है इस लोकेशन को। यहाँ पे एक स्टेशन है लोलिया करके स्टेशन। सर यहाँ, सॉरी सॉरी, मैं मुझे दूसरा उस पे आना पड़ेगा, 1 मिनट, ये वाला। सर इस लोकेशन से ये लोलिया एक रेलवे स्टेशन यहाँ पास में है। तो गवर्नमेंट का प्लानिंग कैसा है कि ये सरग वाला गांव और यहाँ उतालिया एक गांव है, और ये लोलिया को ये डायरेक्ट ही रूट से कनेक्ट कर रहे हैं।
और इस लोकेशन को मतलब ये लोलिया जो रेलवे स्टेशन है, मुख्य रेलवे स्टेशन यहाँ के लिए ये बनाएंगे, और यहाँ से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज को मिलेगा। इसके लिए काफी अब जल्दी ही इसका फंड अनाउंस हो जाएगा कि ये रेल कितना बड़ा और कितना फंड जो है इस रेलवे स्टेशन को मिलेगा। अभी हम आपको ये समझा रहे हैं कि हमारा जो लोकेशन है, हमारे प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ कहाँ है और क्या क्या है धोलेरा के आसपास में नियर बाई, कहाँ हम काम कर रहे हैं, कहाँ आप और आपके इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस लोकेशन को मैं समझाता हूँ। उसका आने वाले टाइम पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या अप्रिसिएशन मिल सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये सर हमारा पहला प्रोजेक्ट है ग्रीन सिटी, धोलेरा ग्रीन सिटी के नाम बोल के है ये एसआईआर के सबसे नियर बाय लोकेशन में है। और आज से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो स्टार्ट किया था वो लगभग 3 साल पहले स्टार्ट किया था इसको, और यहाँ पे 249 रुपए रेट स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें ज्यादा अप्रिसिएशन करने का मौका मिला नहीं, इसमें से मैक्सिमम सोल्ड आउट है हमारे पास। तो अभी हमारे इन्वेस्टर के पास है, लेकिन यहाँ का स्थिति ऐसा है कि 900 से 1000 रुपए तक रीसेल में हो रहे हैं, रीसेल में। तो ये अप्रिसिएशन है इस लोकेशन का पिछले 3 साल के अंदर। अभी स्थिति ऐसा है कि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट ये लोकेशन पे है जिसका नाम राजपथ इनक्लेव है। इसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 भी हम लोग लेके आए हैं। इसमें से 3 सर्वे नंबर हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। सर्वे नंबर 162, सर्वे नंबर 161 और सर्वे नंबर 148। तो 3 सर्वे में 527 प्लॉट की पासिंग मैप है। और शायद आपको दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा होगा ये ब्रोशर में आप देखिएगा, 527 प्लॉट का पासिंग मैप है। और इसमें जो है लगभग 59 बीघा टोटल लैंड जो है हम लोगों ने तीनों सर्वे के लिए मतलब एक्विजिशन किए थे। और ये पहला फेज है। दूसरा फेज हमारा आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा राजपथ ग्रांट बोल के हमारा ये प्रोजेक्ट है राजपथ ग्रांट। इसमें 2 सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर 171, सर्वे नंबर 170, और ये टोटल 42 बीघा है। और इसमें 430 प्लॉट की पासिंग मैप है। मतलब कंप्लीट एनए एनओसी टाइटल प्लान पास ये तीनों ही प्रोजेक्ट का आपको कंप्लीट मिलेगा। और इसका फेज 1 फेज 2 जो भी राजपथ इनक्लेव में है उनका भी टाइटल एनए एनओसी प्लान पास आपको कंप्लीट मिलेगा। लीगल किसी भी प्रकार का आप हमसे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जस्ट ये मीटिंग खत्म करूंगा मैं, उससे पहले आपको लीगल की भी जानकारी या डिटेल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं इस लोकेशन को आपको कंफर्म करता हूं कि यहां पे ही आप क्यों इन्वेस्टमेंट करें और क्या बेनिफिट है इस लोकेशन का, इस इन्वेस्टमेंट अगर आप इस लोकेशन पे कर रहे हैं तो। सर सबसे पहला चीज कि फैदरा और पिपली जो रोड है, शायद ये पता नहीं, सर ये फैदरा पिपली जो रोड है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट रोड है। मतलब ये डायरेक्ट ये एयरपोर्ट के लिए जाता है, और ये एक अथॉरिटी लोथल अथॉरिटी है और दूसरा एसआईआर इधर है, और दोनों के बीच का लैंड है। सबसे अच्छा चीज क्या है, ये फ्री जोन के अंदर आता है, जिसमें से कोई भी बिल्डर आपको सारे सारे कंप्लीट लीगल करवा सकता है, जिसका एनए एनओसी टाइटल प्लान पास हम करवा के आपको कंप्लीट यहाँ आपको सारी चीज की डिलीवरी दे पा रहे हैं। और इस लोकेशन का एडवांटेज ये है कि ये लोलिया जो स्टेशन से ये उसको ये कर रहे हैं, यहां से इसका डिस्टेंस मात्र 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ ये धनाला और कमियाला के बीच में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रिज बनना है। जैसे यहाँ एक्सप्रेसवे से अगर आप अहमदाबाद से अगर आप धोलेरा के लिए आ रहे हैं या नेशनल मैरीटाइम के लिए आ रहे हैं, तो दो ही जगह एग्जिट और आपको इन मिलेगा। एक तो यहाँ बेजलका गांव है, यहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं और इन हो सकते हैं, और एक पिपली में हो सकते हैं। तो आप अगर नेशनल मैरीटाइम के लिए आ रहे हैं तो बेजलका में उतरते हैं, और यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज लेके आएगा। और यहाँ के बाद आपको वापस 12 जाना पड़ेगा, फिर आकर के तब आप एयरपोर्ट आएंगे। गवर्नमेंट ने प्लान कैसा किया है कि डायरेक्ट फास्ट रूट बना रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रिज डाल के डायरेक्ट इसको टच कराएंगे फैदरा पिपली को, और ये फैदरा पिपली से एकदम से यहाँ ये डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट लेके जाएगा। मतलब ये फास्ट रूट एक तरह से ये बनेगा। यहां से इस लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो मात्र 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। तो ये इस लोकेशन का एडवांटेज है। और इस लोकेशन का मतलब आप अप्रिसिएशन बोले तो पिछले मार्च में हमारा पहला फेज जो राजपथ इनक्लेव का है
वो मार्च में 19 मार्च को हम लोगों ने प्लान पास करवाए थे। इसमें भी आज के डेट में इन्वेंट्री अपने पास नहीं है, और बहुत ही लगभग 349 रुपए का रेट पे हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट किया था। आज के डेट में यहाँ 700-800 रुपए के भाव में तो हम सेल कर रहे हैं। ये है अप्रिशिएशन, और ये है इस लोकेशन का एडवांटेज। और साथ के साथ सबसे अच्छी बात है कि हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीटली लीगल के साथ हम आपको शेयर करते हैं और आपको देते हैं। तो अगर 1 से 2 मिनट में मैं आपको अपने लीगल के लिए अपने प्रोजेक्ट का जो भी हमारे पास डिटेल है मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने समझाने के लिए। ये राजपथ इनक्लेव का, सर ये फेज 2 है हमारा, लेकिन फेज 1 को मैं एक बार दिखाता हूं। सर ये राजपथ इनक्लेव है, और सर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जी तरुण जी, ये आपका कर्सर राजपथ एनक्लेव लिखा हुआ है, इसको आप ओके। क्लिक करेंगे तब ओपन हो। ओके, अभी हो गया से ओपन? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी? नहीं सर। अभी हुआ सर? नहीं तरुण जी, अभी नहीं हुआ है। ओके। हम्म, हम्म, ये कैसे ओपन करेंगे हम इसको? ओपन करेंगे। हम्म। अभी हुआ सर? जी दिख रहा है। ओके सर। सर राजपथ इनक्लेव में हम लोगों ने जो मैंने बताया आपको 3 सर्वे नंबर हमने इसमें यूज किया है। सर्वे नंबर 161, 62 और 148 नंबर सर्वे नंबर है। इसका दोनों का ये मापनी सीट हम इसको बोलते हैं। मापनी सीट का मतलब होता है कि जो भी हमारा सर्वे नंबर है उसका जो आकृति के साथ जो हमें गवर्नमेंट के साथ परमिशन मिला है वो कंप्लीट उसका मापनी सीट है। मापनी सीट मतलब अपने यहाँ के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं है मेरे को, पर यहाँ उसको मापने सेट का मतलब होता है सर जो भी आपका सर्वे नंबर होता है उसका 0-0 ये बाउंड्री आप कंप्लीट करवाते हैं चारों तरफ से इसमें, जिससे आपको आपका एनओसी कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं हम एनओसी कंप्लीट करवाना। वरना बहुत सारे खेडूत यानी कि किसान ऐसे होते हैं जो खेत को जोतते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारा बाउंड्री कहाँ है और हम कितना में खेत जोत रहे हैं और कितना हमारा 7/12 यानी कि कागज पे हमारा कितना लैंड है। तो जो कम और ज्यादा होता है उसका 0-0 अगर आप करवाते हैं तो आपको प्लान पास में दिक्कत या परेशानी आपकी नहीं आएगी। इसलिए ये मापने सेट की जरूरत होती है और इस प्लानिंग की जरूरत होती है। अब इसके बाद हमने टाइटल के लिए आपसे बताया कि टाइटल हमने जैसे सभी सर्वे नंबर का टाइटल करवाते हैं। टाइटल के लिए वकील जो है इसका फीस लेते हैं और वो टाइटल करके हमें बताते हैं कि 1951 से लेकर के आज तक के इस लैंड के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मतलब एंट्री या कोई प्रॉब्लम या बैंकिंग से उस पर लेन देन या किसी भी तरह का लेन देन जो हुआ है उसका पहले हमें समाधान करना पड़ता है और उसको हम लोग खत्म करके तब आगे बढ़ते हैं। या किसान के तरफ से कोई ऐसी एंट्री पड़ी हो जिस एंट्री का समाधान हम नहीं कर पाए, वो हमारी लीगल टीम जो है इस चीज को पहले खत्म करती है। ये 148 नंबर एक एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हमने टाइटल जब करवाए तो एक यहाँ फैदरा गांव में 148 नंबर सर्वे पे एक मंडली सहकारी ने भेजा कि हमारे किसान ने इस पे 65 लाख रुपए लेके बैठे थे। तो हम सबसे पहला काम अपना ये टारगेट रहता है कि ये चीजें खत्म करें, मतलब इस तरह का जो लेन देन है उसका निपटारा कराए, उसका एनओसी कराए, उसको उसके एंट्री से हटवाए। ये काम रहता है लीगल का। तो ये लीगल में सब कुछ हम लोग आपको कंप्लीट करके देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एंट्री रहती है तो हमारा नाम चढ़ने में हमें प्रॉब्लम आता है, तो इसके वजह से वो सारा कंप्लीट करते हैं अपन। ये हमारा प्लान पास जो किया गया है या नगर नियोजन जो ऑफिस है उससे हमें ये अप्रूवल मिला है हमारे प्लान पास का, वो इसका सर्टिफिकेट है। और साथ के साथ ये इसका एनए रिपोर्ट है, जो भी सर्वे नंबर इसमें यूज किया गया उसका ये एनए रिपोर्ट है जो आपको अभी ये सामने दिख रहा है। गुजराती में है शायद इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन
अभी से कन्वर्ट करके हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। सर ये पूरा लेआउट जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो 527 प्लॉट की हमने पासिंग बोली थी, इसमें 500 एग्जैक्ट इस मैप में, इस लीगल डॉक्यूमेंट में आपको दिखेगा कि 527 ही प्लॉट प्लान पास है। मतलब जितना प्लान पास में प्लॉट का रहता है उतना ही हम संख्या रजिस्ट्री और डीड बना सकते हैं। उसमें से अगर हम चाहे एक प्लॉट अधिक डीड बनाना, तो उसका डीड हम नहीं बना सकते। ये होता है कि लीगल में, क्योंकि यहाँ 100% प्लॉट या 100% सेलिंग होती है गुजरात के अंदर, इसलिए किसी भी प्रकार के कोई भी ओवर सेलिंग या ओवर डीड बनाने का काम कोई भी बिल्डर या हम जैसे लोग जो प्लान पास होता है उसमें नहीं कर सकते। हमें जो एंट्री मिली है हाईवे से, ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे से हमें एंट्री लेनी पड़ती है। तो पहले फेज में हम लोगों ने यहां से एंट्री ली है जो 12 मीटर की है, और ये पीछे वाले जो रोड है 12 मीटर, यहां से भी हमें एंट्री मिली है। मतलब ये 12 मीटर गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमें मिला है, वो तीनों ही सर्वे नंबर पे 12 मीटर लेके जाना कंपलसरी रहता है। रोड रास्ता गवर्नमेंट के हिसाब से हमें जाना रहता है, सीपी गवर्नमेंट के हिसाब से हमें छोड़ना रहता है। प्लॉट और प्लॉट का साइज हम तय कर सकते हैं कि कितने मिनिमम कितना साइज और मैक्सिमम कितना साइज का प्लॉट हम रख सकते हैं। तो ये है सर हमारे पूरे ये राजपथ इनक्लेव का पूरा प्लान और पूरा प्लान पास मैप और पूरा डिटेल। इससे इसके अलावा भी अगर आपको जो भी जानने की इच्छा होगी, आप पर्सनली आप मेरे से कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। इस तरह से हमारे सभी प्रोजेक्ट का आपको लीगल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। तो और भी कुछ अगर आप लोगों को जानने की इच्छा होगी इससे संबंधित, तो जरूर आप मैसेज करिए, या फिर जानकारी और भी सर हैं जो आपको देंगे। मेरे तरफ से अभी के लिए बस इतना ही। बाकी और कुछ सर का आदेश होगा वैसा मैं कोशिश करूंगा आपको आप तक आपको देने के लिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू सो मच। एंड रियली इट्स ए ट्रू ब्लेसिंग कि जब आप बात करते हैं धौलारा के बारे में तो मन करता है कि अपना यहाँ के, मैं तो पर्सनली अपनी बता रहा हूँ, मैंने परसों भी, मैं आपके साथ 4 दिन पहले था तब भी कह रहा था कि यहाँ के अपने एसेट करके और उधर ही सब कुछ शिफ्ट किया जाए। तो एक लालची मन है जो दिखता है, ठीक है ना, जो कहता है। सो थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, फायर्ड अप होंगे, और इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद तो आई बिलीव कि आप सब लोग डिजिटल क्लैपिंग जरूर तरुण जी के लिए कर सकते हैं। कम ऑन। तो हम लोग डिजिटल क्लैपिंग के जरिए तरुण जी को थैंक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच तरुण जी फॉर प्रीसियस टाइम। एंड आई बिलीव के हम में से हर किसी को, है ना, एक एक चीज की डिटेल जानकारी मिली होगी। और अब मुझे ये भरोसा है कि जो हमने ये नया फेज 2 दिन पहले लॉन्च किया है, ठीक है ना, और जो कुछ इन्वेंट्री हमने जो डिफॉल्ट केस थे उसकी ओपन की है, तो मुझे लगता है ये लगभग 250-250 प्लॉट बचे हैं। तो ये विद इन 10 डेज और 15 डेज ये तरुण जी उड़ने वाले हैं। तो जल्दी से अगला वाला लीगल लेके आइए जिससे हम उस इन्वेंट्री को खत्म कर पाए। बिल्कुल, हमारी कोशिश प्लानिंग चल रही है, उसको खत्म करने से पहले हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट का लीगल कंप्लीट करा लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। सो मुझे स्क्रीन पर राकेश जी दिखाई दे रहे हैं। राकेश जी, व्हाट यू थिंक कि आज का सेशन आई Sure. बिलीव फैबुलस रहा है। 2 शब्द आपका आज के सेशन के लिए, और टीम को आप अब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि, क्योंकि आज की जूम कॉल में मैं बहुत सारे नए लोगों को देख रहा था जो अभी हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो मुझे उनके तरफ से तो, और मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताता हूं कि मुझे गौरव ने परसों बताया और डीके सिसोदिया जी ने कि जो 2 दिन पहले हमने जूम मीटिंग की थी उसमें 8 या 9 लोग बिल्कुल नए बैठे थे, और डीके सिसोदिया जी की टीम से 6 चेक उसी मीटिंग से हमारे इन्वेस्टर, हो सकता है वो आज भी जूम कॉल पे हो, उन्होंने उस मीटिंग को देख के डिसीजन ले लिया और उस पर क्लोज कर दिया है। तो मुझे लगता है आज के सेशन से जो बहुत सारे नए लोग थे, ठीक है ना, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको आज ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिला होगा। एंड बहुत सारे हमारे ऐसे एसोसिएट पार्टनर्स यहाँ हैं जो मैं जूम कॉल पे देख रहा था, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं जिन्होंने अभी तक अपना निवेश धौलारा में नहीं किया है। तो भैया आप अपने आप को आत्महत्या करने वाले जोन में मत लेके जाओ, ठीक है ना। आज के सेशन के बाद आपकी सबसे पहले बुकिंग अपनी होनी चाहिए। और जिन बहुत सारे एसोसिएट ऐसे हैं इंक्लूडिंग गौरव, तो कल गौरव मेरे से कह रहा था जी 4 प्लॉट मेरे हो गए हैं, अब ये जो इसमें है 80 फुटी रोड पे मैं 1 प्लॉट और लूंगा। तो ऐसे भी कुछ एसोसिएट होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं तरुण जी आपको, आपकी मेहनत रंग लाई है और डेफिनेटली
आपकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया जीवन आया है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच अगेन, एंड राकेश जी, ओवर टू यू। आप कुछ शेयर करना चाहें? थैंक यू, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और थैंक्स अगेन तरुण जी, आपकी वजह से सही कह रहे हैं सर कि हम लोगों में खुद में करंट आया था। वैसे मैंने पिछले हफ्ते ही अपना एक और प्लॉट लिया है यार, इसमें राजपथ एनक्लेव में 215 नंबर, जिसके पीछे लड़ाई हो रही थी विक्रांत भैया और मेरी कि मैं लूंगा कि मैं लूंगा। तो ऐसी स्थितियां भी आ एक्चुअल में जाती हैं। राकेश जी उसमें जीत गए तरुण जी, एक दिन में इन्होंने 25 लाख का पेमेंट कर दिया। मैंने सीधा अच्छा। 25 मैं लाख का पूरा सोचने में एक पेमेंट। दिन का डिले कर गया और इन्होंने एक दिन में 25 लाख का पेमेंट करके भेज दिया। और मैं पूरा अब भैया बता मैंने दूं अपने 25 लाख सारे ट्रांसफर कर एसोसिएट्स दिया को, है। तो उसमें मैंने 1 लाख रुपए का क्लब चार्ज भी दे दिया, और आईएफएमएस का भी पेमेंट मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे 25 लाख पूरे करने थे वो रिवॉर्ड में आने के लिए। तो मैंने वो इसीलिए पूरा ही पेमेंट कर दिया। वैसे उसकी कीमत 23,96,000 की थी, लेकिन मैंने उसका पेमेंट ज्यादा करके ताकि मैं उसमें आ जाऊं। तो खैर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी नए हैं तो मैं कुछ ऐसी बातें करना तो चाह रहा हूँ। करनी जरूरी है, करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सेशन जो है मोरली शायद मेरे अपने एसोसिएट्स की ट्रेनिंग के लिए भी था, कि वो लोग उसको ज्यादा गहराई से समझे। और मुझे लगता है कि हर वक्त हम सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने बता दी कल मैं कुछ सीखा था वीडियो से, और आज और गहरे से सीखा। कल मैंने उसका जिक्र किया था बकायदा हांगकांग में डिज्नीलैंड का। आज सर ने बता ही दिया कि यहाँ पे भी डिज्नीलैंड का वो आ रहा है। तो भावनाएं वैसे ही चल रही हैं जैसा काम हो रहा है। तो मैं ये देख रहा था कि सीखने के मोड में है। अगर हम लोग 250 लोग बैठे हुए ऑलमोस्ट, शायद हमारे कुछ गेस्ट भी होंगे, वो लोग इसको अदरवाइज ना लें, लेकिन जब सीखने के मोड में बैठे हैं तो मुझे बहुत कम चेहरे ऐसे दिखाई दिए जो वाकई बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उस मोड में होना चाहिए। बच्चा बच्चा जब मेरा लेट करके पढ़ता है, आप सब लोग करते होंगे, कहते हैं साला एग्जाम ऐसे ही देगा तू, लेट करके पढ़ रहा है तो लेट के ही याद आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत कम, जैसे रविंद्र बघेल जी को देख रहा हूँ बिल्कुल एकदम टिप टॉप बैठे हुए एकदम तरीके से, जैसे बैठे हैं। गौरव है, सचिन है, आशीष जी को भी मैंने देखा, मनीष पंडित जी को भी देखा। तो जो मतलब एक, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, अंतेश जी भी बिल्कुल, जो एक मोड होता है ना सीखने वाला जैसा प्रोफेशनल, उसमें नहीं बैठे हुए हैं। तो आ, वैसे तो वीडियो ऑन करके ही बैठना चाहिए हमें प्रोफेशनली। ये होता कुछ नहीं, देखिए हमारा भी मन जो है ना, वैसे ही ये सीखने के टाइम पे जैसे बच्चे का होता है, मतलब जिस समय भी आप सीख रहे हैं आप बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, उस समय एटलीस्ट हम लोगों को उस तरीके में होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल हमारे हिट करे। हम पेपर पेन लेके बैठे हैं, अगर कुछ चीज नोट करनी है तो नोट करें, माइंड में रखना है तो भी हम लोग माइंड में तभी रख पाएंगे जब हम आलस में नहीं होंगे। अगर हम लेटे हुए हैं आधे टेढ़े बैठे हुए हैं, तो क्या ही हम लोग सिर्फ एक नंबर्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें हम पूरी तरीके से सीख नहीं रहे हैं। तो प्लीज माफी चाहूंगा मैं उन लोगों से जो इस बात को अगर अदरवाइज ले जाएं। लेकिन अगली बार से हम लोग जब भी अगर हमें कुछ बड़ा करना है प्लानिंग, क्योंकि धुलेरा जैसा विक्रांत सर ने कहा वो 2 3 4 साल की चीज नहीं है सर। पिछले 35 40 50 70 सालों से डीएलएफ गुड़गांव में काम कर रहा है, 1958 से, और आज कहाँ से कहाँ तक चीजें पहुंच गई। जो शायद कभी 1 लाख रुपए में चीजें मिलती थी, आज लास्ट मंथ में 190 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदा है एक आदमी ने। और ये भी मैं बता दूं कि वो उस पूरी सोसाइटी में सभी फ्लैट 125 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। वो 190 करोड़ तो सबसे बड़ी रकम हो गई है। ये चीजें सारी धुलेरा में जानी है, और ये तब जानी है जब हम आज से पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित ये कर देंगे कि हम फुल टाइम एक आरएबी के साथ काम कर रहे हैं। और धुलेरा एक मेजर प्रोडक्ट है, दुनिया में आपके थ्रू 500 700 हजार लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये आदमी काम कर रहा है धुलेरा में। आज वो शायद डिसीजन ना ले, लेकिन कुछ समय बाद लेंगे। आज आपसे वो 10 लाख रुपए का डिसीजन ले रहे हैं, कल आपसे 100 करोड़ का डिसीजन भी लेंगे। आज गुड़गांव में हमारे जैसे जो आज हम छोटे छोटे सेल्स पर्सन बने हुए हैं, वो सब फर्में बन चुकी हैं अरबों की, जिन्होंने कभी सेल्स पर्सन के रूप में गुड़गांव में शुरू किया था 30 साल पहले। वो बड़ी बड़ी फर्में बन गई जिनके आगे बड़े बड़े फाइनेंसर पैसे लेके बैठे होते हैं कि बाबूजी कहीं लगवा दो मेरा पैसा। उस स्थिति में जाने के लिए हमें आज से पूरी तरीके से झोंकना पड़ेगा अपने आप को। एक अपने लिए तो है ही, जब मेरे को जब भी मौका लगता है, मेरे को सबसे पहले मैं अपना परचेज डालने का प्लान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जिस फील्ड में हूँ और उस फील्ड में दुनिया को तो मैं बना दूं करोड़पति अरबपति, और अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। जो ज्यादातर रियल एस्टेट के ब्रोकर्स को मैंने देखा है, 25 साल से 30 साल से ब्रोकर हैं, आज भी मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, आज भी अपने लिए उनके लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ, दुनिया को उन्होंने कोठियां दिलवा दी। अरे भैया, अगर आपको कंसीव नहीं कर रहा है, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आपको जिस दिन खरीदने की वजह पता चल जाएगी ना, तो बेचने का तरीका बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आपको बेचने की वजह ही समझ में नहीं आ रही है, तो बेचने के सॉरी खरीदने की वजह समझ में नहीं आ रही है, तो बेचने का तरीका आप इजाद ही नहीं कर सकते। और जिसको खरीदने की वजह एकदम क्लियर हो गई, तो फिर तो किसी ना किसी तरीके से वो बिक ही जाएगा। कल तो बहुत कम लोग थे, आज तो बहुत अच्छा नंबर्स हैं। मुझे लग रहा है कि वो जो फ्री हुए हैं हमारे डिफॉल्टर के प्लॉट, वो भी हाथ के हाथ अभी जाने की तैयारी में है। और मेरी टीम से मैंने बता ही दिया था, मेरे दो मेजर मेरे जिन लोगों ने टारगेट लिया था, रवि नेगी जी ने अपनी टीम से करीब 150 बुकिंग का, और हेमंत जी ने 100 बुकिंग का, तो मेरी तो वही 250 बैठती हैं। मेरा अभी मेजरली क्योंकि उन्होंने बड़े टारगेट लिए हैं, मेरा उनके साथ पर्सनली सिटिंग है
डेली बेसिस पर मैं सेटिंग करूंगा कि ये पूरा कैसे हो, केवल टारगेट लेने से बात नहीं बनेगी, ये पूरा कैसे हो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा सर, ये पूरी तरीके से टारगेट हो जाएगा। सेकेंडली, जितने भी पुराने एसोसिएट्स हैं, एक चीज का ध्यान रखें, माइंडसेट 350 रुपये स्क्वायर फीट से निकाल दीजिए, 700 से भी निकाल दीजिए, इसको आप 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे सेट कर दीजिए आने वाले 10 साल बाद का। तब ये आपको हर रेंज में सस्ता दिखाई देगा। नहीं तो हर रेंज में आपको ये लगेगा, अरे यार ये तो 400 में मिल रहा था, अरे यार ये तो 500 में मिल रहा था, अरे यार ये तो 600 में मिल रहा था, अभी 800 कैसे हो गया। सर निकाल दो दिमाग से, सेट कर दो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट आज से 10 साल बाद वाला। तो ये ग्रोथ वैसे वैसे चलनी है, तो जिस भी रेट पर आना है वो सस्ता ही है अभी 10 साल बाद के लिए। और ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूं जिस तरह का हो रहा है। अगर आप इस लेवल पे अपने आप को माइंडसेट को कर पाए, तभी आप एक सेल्स पर्सन के रूप में भी अच्छा कर पाएंगे, और तभी आप परचेज करते वक्त ये महसूस नहीं करेंगे, अरे यार मुझे तो 400 रुपये में मिल रही थी। ये आपको 10,000 से कम में जहां भी मिल जाए अगले 10 साल से पहले लो और दिलवाओ, ये आगे अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही विकांत सर, थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी तरफ से, तरुण जी की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, विक्रम सर की तरफ से, पूरी एडवाइजरी की तरफ से, जो अपना आरएवी का एडवाइजरी बोर्ड है, आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य का करोड़पति बनने की। और उसका सिर्फ एक ही वजह है, करोड़पति बनने का दुनिया में सबसे आसान तरीका होता है कि संपत्ति बनाइए और संपत्ति बनवाइए। रियल एसेट्स खुद अपने क्रिएट कीजिए। आप कन्विंस्ड हैं, आप लोग अपने जैसे लोगों को ढूंढ के उनका कराइए, आप करोड़पति बन गए। आपका खुद का एसेट आपको करोड़पति बना देगा, और मल्टा करोड़पति बनने के लिए अपने जैसे बहुत सारे लोगों को वो विजन दे दीजिए। सो ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच तरुण जी।